हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 8 चैप्टर्स देखें ताकि आप उस टाइमलाइन को फॉलो करें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 8th चैप्टर में द शातवाहना के बारे में बात किया। इससे पहले कि हम आज का चैप्टर शुरू करें, हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने पिछले टाइमलाइन को। हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद एक वॉइड था वहाँ पर। मोस्ट प्रॉब्ली 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक जो है वो कई छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं एरप्ट होते हैं हिंदुस्तान में। हम देखते हैं कि शातवाहना, शुंगा डायनेस्टी, या फिर हम छोटे छोटे इंडो ग्रीक या फिर सिथियंस या फिर शाकास जिसे कहते हैं, इस तरीके के कई छोटे छोटे एम्पायर्स और डायनेस्टीज जो है वो इंडिया को रूल करने लगते हैं। और हमने देखा कि इसमें से चंद वर्ती सक्सेसर थे, जैसे शातवाहना जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो आज इसी तरीके के एक वर्ती डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो मौर्यन एम्पायर के एक सक्सेसर के फॉर्म पर बहुत ही अच्छा सूट होते थे। वो थे द कुषाण एम्पायर। तो आज का इसी चैप्टर हम कुषाण एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि हु देवर, कि जिस तरीके से हमने देखा कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट होते हैं, तो क्या कुषाण एम्पायर जो है उनका भी ओरिजिन क्या इंडिया में है या बाहर है? तो देखिए, दे बिलोंग टू द एची ट्राइब ऑफ चाइना, यानी कि कुषाण एम्पायर जो थे या फिर कुषाण एम्पायर या फिर कुषाण डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाले वो दरअसल एक ट्राइब थे जो चाइना में रहा करते थे, जिन्हें एची ट्राइब कहा जाता था। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि इस एरिया को जो है वो आंध्रास या फिर शातवाहनास भी कहा जाता था। यहाँ पर आप सिंध देख सकते हैं, यहाँ पर मालवा का हिस्सा देख सकते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ का हिस्सा भी देख सकते हैं, जो कि कभी कभार इसी शातवाहना का एम्पायर का हिस्सा भी हुआ करता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट एरिया पूरा जो है ये कनिष्क का एम्पायर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ कुषाण एम्पायर जिन्हें माना जाता है, तो ये कनिष्क का एम्पायर था। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडियन लैंड से लेकर यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न एरिया जो था, जितना भी अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान जो आज के ज़माने में है, ये पूरा जो था वो कुषाण एम्पायर का हिस्सा था। तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं कि ये ट्राइब जो एची ट्राइब थी वो चाइना से यहाँ पर माइग्रेट होने वाली थी। इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर्स दे डिफीटेड सिथियान्स एंड ऑक्यूपाइड बक्ट्रिया। बक्ट्रिया जो था वो आज का मिडिल ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पर हम अफगानिस्तान को देखते हैं, वो उस वक्त बक्ट्रिया का एरिया कहा जाता था। तो सिथियान्स या फिर इंडो ग्रीक्स जिन्हें कहते थे, वो नॉर्थ वेस्ट के इंडिया के रीजन में रहा करते थे। तो यहाँ से ये ही ट्राइब्स जो है वो फ्रेश पास्चर्स, यानी कि वो पैस्टोरलिस्ट थे, ट्राइब्स थे, तो वो फ्रेश पास्चर्स की जो तलाश में थे वो चाइना से हिंदुस्तान की ओर आते हैं। देन दे मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड सेटल डाउन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। तो जितने भी यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रीजन आप देख सकते हैं, जो कि पहले सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये वहाँ के एरिया में सेटल होते हैं। तो ये छोटा सा ट्राइब जो है वो आगे बढ़कर एक डायनेस्टी में बदल जाता है। खडफेसिस फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर। दरअसल ये ट्राइब जो था वो पेस्टर्स की तलाश में हिंदुस्तान में नॉर्थ वेस्ट रीजन में आया तो था, लेकिन ये एक एम्पायर बन जाता है। खडफेसिस फर्स्ट जो है वो उनके पहले रूलर बनते हैं। ग्रेटेस्ट वॉज कनिष्का। अभी जिनके बारे में हमने देखा मैप में, ये जितना भी एरिया हमने देखा ये कनिष्क के एम्पायर में, उनके किंगडम में था। ग्रेटेस्ट वॉज कनिष्का हु डिफीटेड द शाकास एंड स्टार्टेड शाका एरा एंड 78 AD। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यूपीएससी भी जो है या फिर इंडियन गवर्नमेंट अगर हम कह सकें, वो शाका एरा फॉलो करता है जो कनिष्क का एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो शाकास जो यहाँ पर रहा करते थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, उन्हें डिफीट करके कनिष्क ने जो है अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया। आइए कनिष्क के बारे में जानते हैं। देखिए, इनका टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 AD से लेकर 150 AD तक जो है कनिष्क का टाइम फ्रेम है। हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ कुषाण एम्पायर। His empire consists of entire northwestern India and 3 Chinese provinces of Kashgar, Khotan and Yarkand। तो आप देख सकते हैं कि literally he became one of the kings या फिर the only king in the entire Indian lineage to rule few parts of the China। आप जितने भी हिस्ट्री के टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, भले ही एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक क्यों ना हो, चाइनीज प्रोविंसेस को रूल करने वाले बहुत ही कम राजा हैं, और खासकर ये क्रेडिट जाता है कुषाण को। आपने जिस तरीके से पिछले स्लाइड में मैप में देखा कि चाइना के चंद रीजियंस भी कनिष्क के अंडर थे, तो पूरा एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जो कि आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, अलॉन्ग विद दैट ये 3 प्रोविंसेस जो थे चाइना के, वो भी कनिष्क के रूल के अंडर थे। ओनली इंडियन रूलर टू प्रोफेस अथॉरिटी ओवर सिल्क रूट। तो लिटरली ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम रूलर्स। तो सिल्क रूट जो जाता था चाइना से लेकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर, उस पर बहुत ही अच्छा दबदबा था कनिष्क का।
ही फाउंडेड न्यू कैपिटल पुरुषापुरा। दरअसल आज का जो पाकिस्तान में पेशावर का जो सिटी है इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, उसके इस्टेब्लिश करने वाले कनिष्क थे, जिसे पुरुषापुरा जाना जाता था उस वक्त। तो इनसे पहले जो था पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार का एरिया जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज अ कैपिटल, लेकिन कनिष्क ने इसके जियोग्राफिक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो है, जियोपॉलिटिक्स को जो है बदला और उन्होंने अपने कैपिटल को आज का जो पाकिस्तान का एरिया है, जो कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट रीजन हुआ करता था इंडिया का, पेशावर, पुरुषापुरा, वहां पर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। He was also called as second Ashoka because of human services he did to Buddhism। तो बुद्धिज्म के लिए जो है उन्होंने बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल ये एक पेंटिंग है जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्क जो है वो बुद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर हिज पैट्रोनेज इन कुंददमन। तो हमने बुद्धिज्म के चैप्टर में देखा कि देर वर 4 काउंसिल्स जहाँ पर अलग अलग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए बुद्धिज्म को रिलेटेड लेकर। तो फोर्थ और आखिरी जो सबसे बड़ा काउंसिल रखा गया था वो कनिष्क के पैट्रोनेज में रखा गया था, जो कि कश्मीर में हुआ था। स्प्लिट इन बुद्धिज्म अकर्ड वेयर बाय महायाना बुद्धिज्म फ्लरिश्ड। तो इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है एक स्प्लिट आया हुआ था बुद्धिज्म में, महायाना और हीनायाना बुद्धिज्म। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर हमारा 5th चैप्टर जो बुद्धिज्म का है उसे देखें, ताकि जितने भी डाउट्स आपको महायाना हीनायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि कनिष्क के पैट्रोनेज में ही बुद्धिज्म में वर्ड स्प्लिट आया हुआ था। महायाना बुद्धिज्म पेट्रोनाइज्ड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्रॉम वेयर आइडल वर्कशिप ऑफ बुद्धा बिगैन। हम आगे के स्लाइड में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि कनिष्क के पीरियड में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो बहुत ही फ्लरिश किया करता था, जहां से बुद्धा को एक आइडल के तौर पर देखना शुरू किया जाता था। इससे पहले जो था, स्प्लिट होने के पहले, महायाना बुद्धिज्म जो था उन्होंने आइडल वर्कशिप शुरू की थी बुद्धिज्म की। हीनायाना सेक्ट जो था उसमें आइडल वर्कशिप मना की जाती है, बैन की जाती है बुद्धा की। ही पेट्रोनाइज्ड संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने पैट्रोनाइज किया कनिष्क ने। एंड अश्वघोषा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता, वॉज एट हिज कोर्ट। तो कनिष्क के कोर्ट में जो है वो अश्वघोषा हुआ करते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ था। संस्कृत की भी पैट्रोनेज कनिष्क ने दी हुई थी। आइए गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ ग्रेको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट। देखिए, आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल एक गौतम बुद्ध की पिक्चर है, लेकिन ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की एक पिक्चर है। यहाँ पर अगर आप फिजिकल फीचर्स देखें तो गौतम बुद्ध को जो है एक स्टाउट बॉडी दी जाती है, यानी कि एक ग्रीक गॉड की तरह उन्हें देखा जाता है। अनलाइक इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, आप देख सकते हैं कि हेयर का स्टाइल भी जो है वो करली हेयर से बदला हुआ है। एक स्टाउट बॉडी, एक करली हेयर से एक वेवरी जो है एक मूव उन्हें दिया जाता है, क्योंकि ये ग्रीक गॉड की तरह उन्हें पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के ये चंद फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स। दिस स्टाइल ऑफ आर्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद महायाना बुद्धिज्म। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि आइडल वर्कशिप बुद्धिज्म में लाने वाले वो महायाना बुद्धिस्ट थे। एंड हेंस द मेन थीम ऑफ दिस आर्ट वॉज लॉर्ड बुद्धा एंड बोधिसत्वा। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे मेन थीम जो थे वो महायाना बुद्धिज्म के, खासकर लॉर्ड बुद्धा और बोधिसत्वास थे। इट मोस्टली फ्लरिश्ड इन द एरियाज ऑफ अफगानिस्तान एंड प्रेजेंट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि जो आज का पेशावर या फिर उसका एरिया जो है पाकिस्तान का, यहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ही फ्लरिश किया करता था। देर वॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्लैक स्टोन एंड स्टोको। स्टोको दरअसल एक प्लास्टर है या फिर एक प्लास्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं सरफेसेस को जो है स्मूथ करने के लिए। तो स्टोको का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टोन में जो है वो कार्विंग्स किए जाते थे। इट शोज अ वेरी रियलिस्टिक एंड नेचुरल डिपिक्शन ऑफ फीचर्स इन परफेक्शन। तो अब जिस तरीके से देख सकते हैं कि बुद्धा बहुत ही लाइवली और एक नेचुरल व्यू में आपको देखने को मिलते हैं। अनलाइक जिस तरीके से हम इंडियन आर्ट में जब गॉड और गॉडेसेस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में एक ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। रिलीजियन एंड कॉइनेज। तो आइए जानते हैं कि कुषाण एम्पायर का रिलीजियन क्या था और उसका कॉइनेज किस तरीके से था। द कुषाण रिलीजियस पैंथियन इज एक्सट्रीमली वेरिड। पैंथियन माने द ग्रुप ऑफ गॉड एंड गॉडेस या फिर डेटीज हुम वी वर्शिप। तो कुषाण रिलीजियस पैंथियन वॉज एक्सट्रीमली वेरिड। ऐसा नहीं था कि एम्पायर का कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल रिलीजियन हुआ करता था। हालांकि कई रूलर्स जो थे कुषाण के, जैसे कि कनिष्क, उन्होंने बुद्धिज्म का सपोर्ट किया, लेकिन ऑफिशियल कोई भी रिलीजियन कुषाण एम्पायर का नहीं था। Their coins contained more than 30 different gods belonging mainly to their own Iranian, Greek and Indo-Aryan worlds as well. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइन है जहाँ पर शिव का पोर्ट्रेट दिया गया है।
तो ऐसे कई कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते थे जिस पर ग्रीक गॉड्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, ईरानियन गॉड्स को जहाँ पर पेगन अरबिज्म चलता था उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था, कई बार इंडो आर्यन गॉड्स जैसे कि पशुपति या फिर शिव या फिर इंद्र जिस तरीके के आप देख सकते हैं इस तरीके के पोर्ट्रेयल्स भी किए जा सकते थे। तो रिलीजन जो था वो वेरिड था, बहुत ही वेरिड था। Greek deities with Greek names are represented on early coins. Later Buddhism and Indo-Aryan deities appear. तो वो लेटर एरा में था जब बुद्धिज्म और इंडो आर्यन डाइटीज जैसा कि आप ये कॉइन देख सकते हैं वो अपीयर करने लगते हैं कुशान एम्पायर में। वन ऑफ द नेम्स ऑफ कुशान कॉइन्स वॉज दिनारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। तो उसके कुशान जमाने के कॉइन्स को दिनारा भी कहा जाता था। द कॉइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज ऑल्सो इनिशियली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉइनेज ऑफ कुशान एम्पायर। तो गुप्तास जो है वो सक्सेसर्स थे कुशान्स के। तो गुप्ता एम्पायर के कॉइनेज को जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट माना जाता है। तो गुप्ता एम्पायर को भी इंस्पायर करने वाला कॉइनेज था कुशान एम्पायर का। कॉइन्स वर स्टक इन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो जितने भी मेटल्स वहाँ पर अवेलेबल होते थे उन्हें फेस वैल्यू के साथ जो है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स में मिंट किए जाते थे। कॉन्टैक्ट्स विद चाइना, जिस तरीके से हमने देखा कि सिल्क रूट पर कुशान्स का दबदबा था, तो आइए जानते हैं कि चाइना और कुशान एम्पायर के कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। During the 1st and 2nd century, the Kushan Empire expanded militarily to the north, putting them at the center of profitable Central Asian economy. पूरे चाइना पर तो उनका राज नहीं था, लेकिन थोड़े जिस तरीके से हमने देखा कि 3 चाइनीज प्रोविंस पर जो था वो कनिष्क का रूल था। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया जितने भी एरियाज थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जितना भी सिल्क रूट पास होता था, इस पर अच्छा खासा दबदबा था कुशान एम्पायर का। तो इस तरीके से सेंट्रल एशियन कॉमर्स पर जो है इंडियन डायनेस्टी का रूल बहुत ही अच्छे हो रहा था। दे हैड कन्फ्लिक्ट विथ हान डायनेस्टी ऑफ चाइना। तो 3 प्रोविंसेस पर तो कुशान एम्पायर था, लेकिन बाकी के चाइना में उस वक्त हान एम्पायर था विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। तो कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट हुआ करता था हान डायनेस्टी को लेकर कुशान एम्पायर में। अ लार्ज पार्ट ऑफ सिल्क रूट वॉज अंडर देयर कंट्रोल। जाहिर सी बात है कि जब आप सेंट्रल एशियन लैंड्स को कॉन्क्वर कर रहे हैं तो सिल्क रूट जो कि इंपॉर्टेंट रूट था उस पर भी कंट्रोल ज़्यादातर कुशान का हुआ करता था। फॉलोइंग दीज इंटरेक्शन कल्चरल एक्सचेंजेस फर्दर इंक्रीज्ड। तो ट्रेडिशन और कल्चरल जो था वो बहुत ही डाइवर्स तरीके से, रिच तरीके से डेवलप हो रहा था। Kushan Buddhist missionaries such as Lokak Sima became active in Chinese capital city. He was first recorded promoters of Hinayana and Mahayana scriptures in China, greatly contributing to the Silk Road transmission of Buddhism. आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, दरअसल ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है लोकक सेमा को, जो कि एक इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे जिन्होंने चाइना में अपना दबदबा कायम किया था। तो चाइनीज़ कैपिटल सिटी में इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था और वहाँ पर महायाना और हीनायाना बुद्धिज़्म रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट थे तो वो चाइनीज़ में उन्हें ट्रांसलेट करते थे। तो इस तरीके से ना कि सिर्फ कल्चर और ट्रेडिशन का एक्सचेंज हुआ करता था, बल्कि बुद्धिज़्म भी जो था वो फार या फिर एक्सट्रीम एशिया के रीजन्स में भी, यानी कि एज फार एज चाइना और जापान भी स्प्रेड हुआ करता था। डिफरेंस बिटवीन मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी जो था वो इसी टाइम फ्रेम में फ्लरिश कर रहा था। हालांकि कुशानों ने भी इन्हें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ही पैट्रोनाइज किया, लेकिन सबसे प्रीडोमिनेंट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था। हम गुप्ता के एरा में जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या था। ये दोनों थे तो उसी टाइम फ्रेम के, लेकिन ज़्यादातर पैट्रोनेज जो कुशान्स देते थे वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को दिया करते थे। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन वेराज मथुरा इन सेंट्रल लैंड्स। तो जाहिर सी बात थी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का आज का एरिया है, वहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश करता था, जबकि मथुरा जो कि आज के यूपी का एरिया है वहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश किया करता था। Greek and possibly Macedonian influence was heavy on Gandhara, whereas Mathura school of art was entirely indigenous and no external influence existed. हमने पिछले स्लाइड्स में जब गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात किया तो हमने ये कहा कि गौतम बुद्ध को जो है हेवीली एक ग्रीक गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक और रोमन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो प्योर इंडिजीनियस था, यानी कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, वो प्योर इंडियन था। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एक पिक्चर है। यहाँ पर एक योगिक पोस्चर में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें स्टाउट बॉडी नहीं दी गई है, वेवरी या फिर फैशनेबल डिज़ाइन की तरफ तौर पर से उन्हें उनके हेयर्स जो है वो डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, यानी कि ये एक इंडियन गॉड और गॉडेस की तरह जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धिज़्म या फिर अदर डाइटीज को रिप्रेजेंट किया जाता था। और मेन रीज़न था कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था।
Buddhism was sole and predominant religious influence on Gandhara, whereas Mathura school had Hinduism, Buddhism and Jainism religious influence on it. तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रीडोमिनेटली बुद्धा और बोधिसत्व को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो ना कि सिर्फ बुद्धा बल्कि हिंदुइज्म और जैनिज्म रिलेटेड आर्ट भी उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। डिक्लाइन ऑफ कुशान्स, तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से कुशान्स का डिक्लाइन हुआ। इट वॉज कंटिन्यूस इन्वेशन बाय पावरफुल नेबर्स दैट स्टार्टेड एंड ऑफ कुशान डायनास्टी। ऐसा नहीं था कि वीक सक्सेसर्स थे, सक्सेसर स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पर बार बार जो है वो आसपास के जितने भी पावरफुल किंगडम्स जो थे उनके इन्वेशंस की वजह से कुशान्स जो थे वो वीक पड़ गए थे। After the death of Vasudeva I in 225 AD, the Kushan Empire split into western and eastern halves। तो आप देख सकते हैं कि जाहिर सी तौर पर जब किंग वसुदेव फर्स्ट का देहांत होता है 225 AD में, तो किंगडम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ईस्ट जो कि ज़्यादातर चाइनीज इन्फ्लुएंस में था वो एक हिस्सा बन जाता है और वेस्ट जो है वो अनदर हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि हान डायनास्टी जैसे पावरफुल डायनास्टीज थे जहाँ से रेवलरी चल रही थी। तो दिस ऑल्सो माइट प्रोबेबली बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ कुशान। The western Kushan in Afghanistan were soon subjugated by Persian Sasanian Empire। तो देख सकते हैं कि ईस्टर्न में हान था तो वेस्ट में पर्शियन एम्पायर जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, तो कंटिन्यूसली उनका इन्वेजन चल रहा था। तो ये चंद रीजंस थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ कुशान। द ईस्टर्न कुशान किंगडम ऑल्सो नोन एज लिटिल कुशान्स वाज बेस्ड इन पंजाब। Around 270 AD, their territories on the Gangetic Plain became independent under local dynasties such as योधयास। तो ईस्ट कुशान जो था ज़्यादातर चाइना के करीब जो था उसका हेडक्वार्टर्स जो था या फिर उसका कैपिटल जो था वो पंजाब में रिलेटेड था, एसोसिएटेड था। तो छोटे छोटे जितने भी डायनेस्टीज थे बाई 3rd century AD वो ऑक्यूपाई करने लगे कुशान एम्पायर को। तो कुशान एम्पायर लिटरली स्टार्टेड फेडिंग अवे इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। Finally, the Guptas come on scene and then in the mid 4th century they were subjugated by the Gupta Empire under Samudragupta। तो छोटे छोटे डायनेस्टीज जो थे वो रूल कर रहे थे। कुशान के तो उन्हें लीनियज मिल रहा था, यानी कि वो कुशान एम्पायर से तो ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन एज वन यूनिट या फिर एज वन सेंट्रल पॉलिटी कुशान की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। इट वॉज ओनली अंडर द गुप्ता एम्पायर वेयर again we will see the political unification and the centralized administration coming again on the scene। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कुशान एम्पायर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।